नमस्कार दर्शकों, दत्तांश के इस तीसरे वीडियो में जो कि हरियाणा चुनाव में रिसर्च डेटा एनालिसिस पे आधारित है, आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने हरियाणा चुनाव का विश्लेषण किया था। अब चुनाव मुश्किल से 10 दिन रह गया है जब वोट पड़ेंगे। तो इसमें आज हम लोग जो 17 विधानसभा सीटें हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, तो उस पर खास तौर से हम लोग बातचीत करेंगे। और ओवरऑल अगर आप हरियाणा की तस्वीर देखें तो लगभग 22% दलित वोटर हैं। और उसमें भी अगर आप सिरसा, फतेहाबाद और अंबाला को देखें तो वहाँ हाई कंसंट्रेशन है, जहाँ 26 से लेकर 30% के बीच में दलित वोटर हैं। अब सवाल ये भी है कि जब हम दलित कह रहे हैं तो कोई एक जाति तो नहीं है, इसके भीतर अलग अलग सब कास्ट हैं और उनका कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हरियाणा में नहीं है। तो उसमें जाटव भी हैं, उसमें वाल्मीकि भी हैं, उसमें मजहबी सिख भी हैं। तो हम पूरी तस्वीर क्या बन रही है हरियाणा चुनाव की, जिसमें कि दलित वोटर बहुत ही क्रिटिकल हैं, क्रूशियल हैं। तो किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, कौन पार्टी पिछड़ रही है, किसको कितना टिकट मिला है, वो भी हम आज के इस चर्चा में, अपनी इस चुनावी बतकही में हम इस पे बातचीत करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और दत्तांश के वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। तो बहुत बहुत स्वागत अनुज, आज बताइए क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीर जो है अभी भी हरियाणा की पूरी तरह से साफ नहीं है और दलित वोटों का इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। और जैसा कि आपने बताया कि दलित एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। तो उसमें एक चीज और भी है कि अगर आप देखेंगे दलितों का डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा में, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे सिरसा है, फतेहाबाद है, वहां पे दलित 30% से ज्यादा है। मतलब कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में एवरी थर्ड पर्सन इज अ दलित। तो सारी सीटों में उनका इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें जो एक, अगर हम टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस ने करीब 12 टिकट जाटव्स को दिए और 5 नॉन जाटव्स को दिए। भारतीय जनता पार्टी ने वहीं पे जो दलितों के अंदर कैटेगराइजेशन है उसको उन्होंने रिटेन किया है और 9 उन्होंने जाटव्स को दिया और 8 नॉन जाटव्स को दिया है। तो उन्होंने एक पुश भी दिया था सब कैटेगरी रिजर्वेशन डिप्रेस क्लास का, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने किया था। तो उसको शायद वो आगे बढ़ाते हुए इसको वो लीवरेज करना चाहते हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि जो हरियाणा की राजनीति जो जाट डोमिनेटेड थी उसको ओबीसी से चैलेंज किया। तो दूसरी जातियों को आगे लाए। ओबीसी और अपर कास्ट एक तरीके से देखा जाए तो अगर 2024 के चुनाव को अगर हम देखेंगे तो आज भी ओबीसी और अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइंड है। वहीं पे जो जाट्स एंड मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ अलाइन हो गए हैं। और अगर हम 2014 से ये देखें कि वोट किसको कितने मिलते रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों का ज्यादा मत प्राप्त करती रही है। 2014 और 19 दोनों के लोकसभा चुनाव में भी काफी बड़ी संख्या में दलितों का जो रुझान था वो बीजेपी की तरफ था। और उसमें हुआ क्या, 2024 के चुनाव में ये रिवर्स हो गया। और जो दलित वोट था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। कांग्रेस की तरफ ही शिफ्ट नहीं हुआ। अगर सीटों के अनुपात से हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 2024-19 में 4 सीटें जेजेपी को भी मिली थी। दलित जो 17 सीटें जो रिजर्व्ड हैं उसमें 4 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। 5 बीजेपी को मिली थी और करीब 7 जो है इनको मिली थी कांग्रेस को। तो कांग्रेस का ग्राफ जो है दलितों के बीच नहीं, एक बार जरा इसको समझ लेते हैं कि जो 17 रिजर्व सीट हैं विधानसभा में हरियाणा में, तो उसको पिछले चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में 17 रिजर्व सीटों में से किसको कितनी मिली थी? 5 मिली बीजेपी को, 7 मिली कांग्रेस को और 4 मिली जेजेपी को। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट रह गया। ठीक है। इंडिपेंडेंट अब मतों के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि किसको कितने मत, कितने दलितों ने वोट दिया,
तो इसको जो है हम CSDS का जो पोस्ट पोल सर्वे उनका आता है उसके डेटा से अगर हम देखना चाहेंगे तो 2024 में जैसे कि दलितों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो आप देखिएगा कि 2024 के लोकसभा में कांग्रेस को करीब 68% दलितों ने वोट किया। वहीं बीजेपी दलितों का 68% वोट कांग्रेस को गया 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में। वहीं बीजेपी को जो पहले करीब 40-45% मत मिल रहा था दलितों का वो घट के 24% पे हो गया 2024 के उसका देखिए उसका रिफ्लेक्शन भी हुआ कि उनको जो 58% मत मिले थे 2019 के लोकसभा में वो घट के 46% पे आ टोटल ओवरऑल टोटल ये जो है। अब असेंबली में अगर हम देखें तो कांग्रेस को 2019 के असेंबली में 20% मत मिले थे। अब देखिए वो बढ़ के 68% हो गया लोकसभा में, ठीक है। बीजेपी जिसको 39% मिले थे वो घट के 24% हो गया। यहाँ पे दलित वोटों की ही बात हो रही है और किसी वोट की बात नहीं होगा। अब इनको जब हम देखते हैं और हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी तो हमने ये देखा था कि कांग्रेस का जो लोकसभा में मत आता है वो असेंबली में मोर और लेस सस्टेन करता है। हाँ है ये ट्रेंड है। लेकिन बीजेपी का जो लोकसभा में या मत आता है उसका शार्प डिक्लाइन होता है असेंबली इलेक्शन में। तो एक चीज बहुत क्लियरली निकल के आ रही है कि कांग्रेस की तरफ दलितों का और जाटों का झुकाव बना हुआ है और उस पे मुस्लिम वोट भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही सुखद पिक्चर बन रही है। अब इसमें आगे अगर हम और देखने की कोशिश करें कि नहीं, लेकिन एक मिनट में यहाँ पे एक चीज और दूसरा कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर 68% दलितों ने कांग्रेस को वोट दिया लोकसभा चुनाव में तो सीटें उतनी कांग्रेस को क्यों नहीं आई? 10 लोकसभा में से 5 लोकसभा में से 5%, 50% का डिक्लाइन है बीजेपी का। हाँ और 50% का गेन है कांग्रेस के लिए। अगर उसको देखें तो 10 सीटें थी जिसमें से 5 जो सीटें वो जीते, किसमें जीते? सिरसा में जीते, हिसार में जीते, जहां जाट और दलित मिलके एक डोमिनेंट कोएलिशन फैक्टर बना रहे हैं। तो ये जो वोट शिफ्ट हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि ज्योग्राफिकली हर जगह नहीं है दलितों का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे कि कांग्रेस की जीत होती दिख रही है और जहाँ पे जाट्स एंड दलित मिलकर डोमिनेंट एक कोएलिशन बना रहे हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज भी है देखने वाली, क्योंकि अगर सोशली देखा जाए तो जाट्स जो है वो लैंड ओनिंग क्लास है और दलित जो है वो लेबरर्स हैं, वर्किंग क्लास वर्कर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सोशल कोएलिशन बन रहा है कि जहां पे लैंड ओनिंग क्लास एंड दी वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड आर कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी है। अब इसके बाद जो है, अब इसमें एक चीज और जुड़ गई, एक एंगल और जुड़ गया। वो एंगल क्या जुड़ा? बीएसपी एक बड़ा प्लेयर थी, दलित वोटों को लेके 4% मत उसके आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो रहा था, जैसे कि यूपी में भी हमको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे भी उसका डिक्लाइन हो रहा था। लेकिन अब मुझे क्या हुआ कि उनका स्टैंड क्लियर नहीं, जनता को लग रहा है कि उनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि जब पोलराइज हो रही है पॉलिटिक्स कि आप या तो इधर हैं या उधर हैं, तो उसके बीच में मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन से भी उनका ग्राफ नीचे आया है बीएसपी का खास तौर से। और बामसेफ जो उनका एक बहुत बड़ी बैकिंग थी, वो बामसेफ में खुद ही कई गुट बन गए हैं। तो और चंद्रशेखर जैसे लोग इमर्ज कर रहे हैं, जनरेशनल शिफ्ट भी है, तो चंद्रशेखर अपीयर्स मोर एग्रेसिव। तो मुझे लगता है ये सब फैक्टर भी हैं जो बीएसपी को सीमित। बीएसपी कभी उत्तर प्रदेश की तरह से एक डोमिनेंट पार्टी नहीं थी हरियाणा में, लेकिन एक अच्छे खासा मत वो लेके आती थी 4%, है ना। उसमें भी कभी भारी गिराव हो रहा है। तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कोएलिशन के रूप में कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है मतों को विभाजन करने के लिए दलित वोटों का, तो हम ये देखेंगे कि जेजेपी पार्टी के साथ जो है चंद्रशेखर आजाद साहब की आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। ठीक है। जेजेपी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसके साथ एक दलित इमर्जिंग पार्टी आके जुड़ गई है। वहीं पे इनेलो के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ है। तो जाट और दलित के अभी ये दो कॉम्बिनेशन और आ गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस अकेले लड़ रही है और एक सीट सीपीएम को दिया उन्होंने, एक सीट सीपीएम एक सीट 90 में से एक सीट दे दिया। तो
आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के रिलीज के बाद अब वो कैसे हरियाणा के चुनाव पे असर डालेगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। तो अब दलितों को वोट के लिए 2 दलित बे आधारित पार्टियां आ गई, एक बहुजन समाज पार्टी हो गई और एक चंद्रशेखर साहब की पार्टी हो गई, और वो भी चौटाला परिवार के जो कि साथ लड़ रहे हैं। INLD और JJP के साथ अलायंस में है। JJP का अलायंस जो है आजाद समाज पार्टी के साथ है, इनेलो का अलायंस बहुजन समाज पार्टी के पास है। तो हरियाणा चुनाव की महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया कि ये जो है आने वाली दलित राजनीति की तरफ भी एक तरह से इंडिकेशन होगा कि अगर JJP और आजाद समाज पार्टी को ज्यादा दलितों का मत मिलता है तो ये शायद कहीं ना कहीं पे एक कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं होगा, लेकिन एक ट्रेंड होगा कि चंद्रशेखर आजाद इज इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हु कैन लीड द दलित्स इन द फ्यूचर। बिल्कुल। मायावती जो बहुजन समाज पार्टी है, अगर उसको कम वोट आते हैं और इनकी पार्टी को ज्यादा आते हैं तो वो शायद एक तरह का रिफ्लेक्शन होगा कि आने वाले दिनों में दलित लीडरशिप इस तरफ शिफ्ट हो रही है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी चंद्रशेखर ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा अपना सम्मेलन भी किया और आनंद जो हैं, जो BSP की कमान लोग कह रहे हैं कि अब उन्हीं के हाथ में जाएगी पूरी तरह से, तो उन्होंने भी हरियाणा में रैली की है और काफ़ी एग्रेसिव उनका टोन रहा है कांग्रेस के प्रति। तो मायावती जी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हरियाणा के चुनाव को सीरियसली ले रही हैं और उन्होंने 4 रैली करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल। जो कि 27 तारीख को उनकी पहली रैली होगी और आनंद जो उनके भतीजे हैं और उनके जो भाई हैं उनको ग्रास रूट लेवल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलाने के लिए कहा गया है। अच्छा। तो ये बैटल लाइंस पूरी तरह से ड्रॉन है और हर आदमी इसमें अपनी अपनी। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं BSP और आजाद समाज पार्टी, ये हरियाणा का चुनाव तो लड़ रही हैं, ये आपस में भी इनमें एक कंपटीशन है कि दलित नेता कौन, दलित लीडरशिप कौन आगे चल के लेगा। हरियाणा चुनाव एक तरह से ये नहीं कह सकते कि एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि भाई ये हो गए, लेकिन इट माइट गिव अस सम ट्रेंड। हाँ, एक 2020 टाइप का मैच तो है। इसमें एक चीज और बड़ी हुई कि राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तो उन्होंने लगातार दबे कुचले दलितों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। वो बार बार आप देखते हैं, कभी वो जो है जूता बनाने वाले मोची के पास जाके बैठ जाते हैं, तो वो जो नीचे दबे कुचले लोग हैं उनकी जिंदगी के साथ सरोकार करके उनकी आवाज उठाकर बनकर उभरे हैं। प्लस जो इंडिया अलायंस ने एक बहुत बड़ा नारा दिया कि 400 पार मतलब संविधान खतरे में, वो बड़ा रेजोनेट किया। जो बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार दिया बीजेपी ने, उसको उन्होंने कहा कि इससे संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है। और कुछ ऐसी अनजाने जाने में बीजेपी से गलतियां हुई, जैसे कि ये नारा चल ही रहा था कि उसी बीच में लेटरल एंट्री का भी कंट्रोवर्सी आ गई जिसमें रिजर्वेशन था ही नहीं। तो शायद कहीं ना कहीं पे ये एक धारणा बनती चली जा रही है कि बीजेपी वो प्रो रिजर्वेशन उतना नहीं है जितना कांग्रेस है। और कांग्रेस ने लाइन भी खींच दी, राहुल गांधी ने कहा कि हम 50% से ज्यादा कर देंगे कास्ट सेंसस को लेके वो कह रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज हुई उल्टी, एक राहुल गांधी ने अमेरिकन बयान दे दिया कि अगर सही चीजें रही तो हम जो है किसी समय में खत्म भी कर सकते हैं किसी समय में। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैसेजिंग और कैंपेनिंग का मुद्दा भी चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए अगर हम वोटों को, दलित वोटों को एनालाइज करें, उत्तर प्रदेश में देखें हम और जगह पे देखें, नहीं हरियाणा पे वापस आते हैं, हरियाणा पे ही। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शायद इंदिरा गांधी के बाद पहली बार दलित जो है पूरी तरह से कांग्रेस के लिए लामबंद होता दिख रहा है 1989 अक्रॉस स्टेट्स। अच्छा, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां पे भी डोमिनेंट प्लेयर है दलित या SC वोट, जहां पे भी डोमिनेंट हैं, वो एक तरीके से आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के बाद जो है एक तरीके से लामबंद हो रहा है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और एक क्रूशियल चीज हो रही है इंडियन पॉलिटिक्स में, जो कि हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट्स इसको और कंसोलिडेट करेंगे। उसके अलावा जो है हरियाणा में अगर तो मतलब 4 दशक के बाद, हाँ, हरियाणा में अगर हम लीडरशिप की बात करें तो शैलजा जी हैं वहाँ पे, उनको कुछ लोग चीफ मिनिस्टर के रूप में भी देखना चाहते हैं।
वहीं बीजेपी के पास कोई इस तरह का नेता नहीं है। ये सारी कुछ बातें हैं। जैसे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और कभी कभी क्या होती है ग्रास रूट लेवल पे, पहचान पत्र। अब पहचान पत्र में जो गड़बड़ियां हुई, जो प्रॉब्लम्स आई, उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड दलित हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वही है। मनरेगा में बेनिफिशियरी वो है। हाँ, और डिलीवरी ऑफ स्कीम्स वाज लिंक्ड टू द पहचान पत्र स्कीम। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा नाराजगी का और गुस्से का। तो अगर कहीं जाटों के लिए अग्निवीर, रेसलर और फार्मर्स का मुद्दा है, तो शायद पहचान पत्र एक दलितों के उसके लिए एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। हाँ, शुरुआत में जब बीएसपी का उभार हुआ, वामसेफ के बाद DS4 बना था, आपको याद होगा 1981 में, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और उसके बाद तब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। तो उस समय जो मोबिलाइजेशन था बीएसपी का ग्राउंड लेवल पे, काशीराम जी और मायावती का, उसमें यही था कि वो दलित को वोट देना कि अपनी पार्टी है हमारी, उनके लिए एक प्रेस्टीज की बात थी, है ना। तो खैर तब से स्थितियां तो बहुत इम्प्रूव हुई हैं। तो ये 17 सीटों में जो रिजर्व सीट है हरियाणा में, तो इस पे अभी क्या सिनेरियो बन रहा है इस चुनाव में? देखिए, अगर हरियाणा का चुनाव अगर अभी उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करें, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि दलितों का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ है, और अगर लोकसभा चुनाव को हम असेंबली में ट्रांसलेट करते हैं उसके वोटों को, तो हम ये पाते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव स्विंग टुवर्ड्स द कांग्रेस एंड देयर इज अ नेगेटिव स्विंग टुवर्ड्स बीजेपी अमंग द दलित्स। तो वो जो है सीटों में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, कांग्रेस को 7 सीटें आई थी 2019 में, इस बार उनकी संख्या 10 से 11 हो सकती है। 17 जो रिजर्व सीटें हैं उसमें अभी का जो रुझान है 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पे आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को 10 से 11 सीटें 17 में से मिल सकती हैं, और बीजेपी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी शायद अपनी जो उन्होंने सीटें जीती थी उसमें अपनी कंसोलिडेट कर ले, 1 या 2 सीट हार भी सकती, क्योंकि इसमें 17 में 2 या 3 सीटें अभी टफ कॉन्टेस्ट में भी है। अच्छा, इसमें प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। कांग्रेस को सीटों में एज है, और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो हो रहा है जेजेपी को दिख रहा है। हाँ, जेजेपी को तो, लेकिन अब ये देखिए, जेजेपी जो पार्टी है उसके अपने कुछ स्पेसिफिक, जेजेपी नेलो स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। हाँ। अब उसमें चंद्रशेखर आजाद एक तरफ से जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से मायावती जी जुड़ रही हैं। उसका क्या असर होगा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या स्टूडेंट ऑफ इंडियन इलेक्शंस, हमारे लिए ये डेटा जो है एनालाइज करना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग। बहुत सारे वो वहाँ पे और भी कम्यून हैं, डेरा है, कम्यून है, तो वो भी अपने अपने तरह से इनको प्रभावित करने की हाँ, देखिए पंजाब और हरियाणा जो है इस तरह के ग्रुप्स का बहुत बड़ा उनके वहाँ पे वो है। तो ये है सिनारियो कि दलितों का। लेकिन बागियों का क्या हुआ? जैसे जब टिकट बट रहा था तो बहुत सारी बागी जो है, मैंने देखा कि जो एनालाइज करने की कोशिश किया डेटा को, तो रिजर्व सीट्स में बागियों का कोई बहुत बड़ा रोल, और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है 1 आध सीट ही ले रहे थे, अमंग 17 जो है 1 सीट उनकी आ रही थी, बहुत बड़ा रोल नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो देखिए इम्पैक्ट तो डालेगी, लेकिन दलित के वोटों में जहाँ पे कि इतने लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो आम आदमी पार्टी का कितना इन्फ्लुएंस होगा ये तो समय ही बताएगा। काफी टफ लड़ाई है, नैरेटिव्स की लड़ाई है। रिजर्वेशन कौन खिलाफ में है, दलितों का कौन हितैषी है, मैसेजिंग कौन नीचे तक क्या कर ले जाएगा, इसी पे आगे का खेल निर्भर करता है ना। तो सीट प्रोजेक्शन भी आपने बता ही दिया कि कांग्रेस को ये 17 रिजर्व सीटों में से 10 से 11 सीट मिलने की संभावना है आज के सिनेरियो के हिसाब से। बीजेपी को 5-6 सीटें, 3 से 5 सीटें 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, और 2-3 सीटों पे जेजेपी और इन लोगों, हाँ, काफी टफ बैटल है। तो मुझे लगता है कि अब आज की चर्चा हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। तो दर्शकों,
उम्मीद है कि आपको ये चर्चा ठीक लगी होगी। आप दत्तांश के वीडियोस को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम बहुत जल्दी मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ और हरियाणा चुनाव के अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।